नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज हंस एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जनरल लैप्रोस्कोपिक एंड मेटाबॉलिक सर्जरी यूनिट 2 का हेड हूँ। आज हम यहाँ हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में बात करने के लिए। गॉल ब्लैडर स्टोन मतलब पित्त की थैली। अक्सर हम लोग जब भी गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में सुनते हैं या बात करते हैं तो बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं कि ये स्टोन कैसे हुए, या इसका अब हमें क्या करना होगा, इसका सही इलाज क्या है और कौन हमें गाइड करेगा। उन्हीं सवालों को खोजते खोजते हम अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से, अपने आस पड़ोस में बात करते हैं और उसके अलग अलग हमें उपाय मिलते हैं और अलग अलग जवाब मिलते हैं, जो कई बार सही होते हैं और कई बार गलत भी होते हैं। कई बार हम इन चीज़ों को सोचते हुए गूगल पे भी, आजकल गूगल बहुत ईजिली अवेलेबल है और बहुत सारे पेशेंट भी हमारे पास गूगलिंग करके आते हैं और उनमें कई बार ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जो फ़ायदे की जगह नुकसान करने वाले होते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन और किडनी स्टोन सेम ही तो होंगे, उनका ट्रीटमेंट सेम ही होगा, दोनों ही एक तरीके से डील हो जाएंगे। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डॉक्टर ही सही तरीके से बता सकते हैं और इसी की अवेयरनेस के लिए आज हम यहाँ हैं। मैं आज आपको गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में बताना चाहता हूँ। कहाँ है गॉल ब्लैडर, कहाँ सिचुएटेड होता है, कैसे इसमें स्टोन बनते हैं और अगर कोई स्टोन बनता है तो उसको कैसे लक्षण देता है, कैसे हम उसको ट्रीट कर सकते हैं और अगर हम ट्रीट नहीं करें तो उससे क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो गॉल ब्लैडर क्या होता है? गॉल ब्लैडर बस एक छोटा सा ऑर्गन है। जैसे आप देख रहे हैं ये लीवर है। लीवर कहाँ होता है? हमारे एब्डोमेन में। अगर हम अपनी बॉडी को पार्ट्स में डिवाइड करें तो जो ये पार्ट है इसको हम चेस्ट बोलते हैं। शोल्डर्स से लेकर अपर ये वाला पार्ट जिसमें फेफड़े लंग्स होते हैं जिसको हम चेस्ट बोलते हैं, और इसके नीचे के पार्ट थाइस तक इसको हम एब्डोमेन बोलते हैं। तो गॉल ब्लैडर एक एब्डोमिनल ऑर्गन है जो लीवर के नीचे एक छोटी सी थैली की तरह होता है। इस थैली की कैपेसिटी सिर्फ 30 से 50 ml के करीब की होती है और एक्चुअल में एक थैली का काम करता है। इसका काम है एक जो बाइल लीवर बना रहा है उसको स्टोर करना। जैसे आप देख पा रहे हैं ये लीवर है, ये लीवर के नीचे ये जो नलियां आ रही हैं लीवर के नीचे, और उसी में यहाँ नीचे हरे रंग का एक थैली की कारनुमा एक स्ट्रक्चर है जिसको हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं या पित्त की थैली बोलते हैं। अगर हम और ज़्यादा फोकस करें और ज़्यादा करीब से देखें और इसके आसपास क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें, भी मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता लगना चाहिए कि गॉल ब्लैडर के फंक्शंस क्या हैं, गॉल ब्लैडर के साथ साथ क्या ऑर्गन्स होते हैं और अगर इसमें स्टोन बनते हैं तो उससे क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अगर हम देखेंगे तो ये लीवर है, ये सारा लीवर होता है जो कि हमारे अपर एब्डोमेन में राइट साइड में मेनली होता है, और लीवर के राइट लोब के नीचे ये जो थैली की तरह स्ट्रक्चर है इसको हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं। ये क्या करता है? लीवर एक हरे रंग का पित्त बनाता है जिसको हम बाइल बोलते हैं। हरे रंग का एक लिक्विड बनाता है जिसको हम बाइल बोलते हैं। वो लेफ्ट साइड से और राइट साइड से एक एक डक्ट के थ्रू, नली के थ्रू नीचे उतरता है और वो नली आगे कंटिन्यू होके इंटेस्टाइन में निकल जाती है, इंटेस्टाइन में उतर जाती है। इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में जिसको हम ड्यूडेनम बोलते हैं उसमें खुल जाती है। यहाँ ही उसके साथ साइड में गॉल ब्लैडर का अटैचमेंट होता है जो अपनी एक नली से सिस्टिक डक्ट के थ्रू मेन डक्ट में जो कॉमन बाइल डक्ट है उसमें खुलता है, उसमें एंटर करता है, और ये बाइल डक्ट नीचे उतर के जहाँ मैंने बताया कि इंटेस्टाइन में जुड़ती है वहीं पे ही पेनक्रियाज, ये पेनक्रियाज ऑर्गन है। हमने पेनक्रियाज के बारे में भी सुना है। पेनक्रियाज वो ऑर्गन है जो शरीर में जब हम खाना खाते हैं, चाहे हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, चाहे हम प्रोटीन खा रहे हो, चाहे हम फैट खा रहे हो, उसको पचाने के जो भी एंजाइम्स होते हैं वो पेनक्रियाज सिक्रीट करता है। और जब वो सिक्रीट मतलब पेनक्रियाज बनाता है और सिक्रीट करता है मतलब निकालता है, किसके थ्रू? पेनक्रियाज बनाता है और वो एंजाइम्स जो है इस डक्ट जो उसकी नली है पेनक्रियाज की उसमें डाल देता है। उसमें डालने के बाद वो एंजाइम्स जैसे बाइल ऊपर से अपनी डक्ट्स के थ्रू इंटेस्टाइन में आ रहा है, वैसे ही पेनक्रियाटिक जूसेस जिनको हम पेनक्रियाज के एंजाइम बोलते हैं, पेनक्रियाटिक जूसेस, वो इस डक्ट के थ्रू सेम ओपनिंग से, जिस ओपनिंग के थ्रू जो कॉमन बाइल डक्ट है इंटेस्टाइन में एंटर होती है, सेम ओपनिंग के थ्रू सेम दरवाजा है। आप ये देखिए कि मान लीजिए कि ये एक दरवाजा है, इधर से
सीबीडी मतलब बाइल डक्ट आ रही है और इस तरफ से पेनक्रियास की डक्ट आ रही है, और दोनों एक ही एंट्री पॉइंट से इंटेस्टाइन में ओपन होते हैं। उधर से बाइल यहाँ ड्यूडेनम में नीचे आता है और वहाँ से पेनक्रियाटिक जूसेस सेम एंट्री से नीचे आते हैं। तो ये मैं आपको एक आइडिया देने के लिए कर रहा हूँ कि हम समझें कि जब हमारे गॉलब्लैडर में स्टोन होते हैं और अगर वो स्टोन कोई कॉम्प्लिकेशन करते हैं तो उसका पेनक्रियास के ऊपर भी इफेक्ट आता है, जिसको हम पेनक्रियाटाइटिस बोलते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन पेनक्रियाटाइटिस का कारण गॉलब्लैडर में स्टोन होना है और नीचे खिसकना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब पेनक्रियास, जैसे मैंने आपको बताया, पेनक्रियास एक स्टोरेज ऑर्गन है। जब भी हम गॉलब्लैडर के बारे में बात करते हैं तो उसका ट्रीटमेंट, जब भी स्टोन होता है तो हम बोलते हैं कि गॉलब्लैडर निकाल दिया जाएगा। तो लोग सोचते हैं कि अरे गॉलब्लैडर निकल जाएगा, हमारी बॉडी का एक पार्ट निकल जाएगा तो हमारी बॉडी पे उसका क्या इफेक्ट आएगा। तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि गॉलब्लैडर कोई भी एक ऐसा वाइटल ऑर्गन नहीं है। अगर हम कंपेयर करें गॉलब्लैडर और किडनी को, किडनी में भी स्टोन होते हैं और गॉलब्लैडर में भी स्टोन होते हैं। किडनी में जब भी स्टोन होते हैं हम किडनी नहीं निकाल देते हैं, हम उसमें स्टोन निकालते हैं, क्योंकि किडनी एक वाइटल ऑर्गन है। किडनीज खराब हो जाए तो किडनी का ट्रांसप्लांट होता है, क्योंकि किडनी के बिना लाइफ नहीं चल सकती। किडनी एक शरीर का वाइटल ऑर्गन है, गॉलब्लैडर शरीर का वाइटल ऑर्गन नहीं है। गॉलब्लैडर में भी स्टोन बनते हैं। जब गॉलब्लैडर में स्टोन बनते हैं तो स्टोन नहीं निकाले जाते, क्योंकि गॉलब्लैडर एक वाइटल ऑर्गन नहीं है। उसमें गॉलब्लैडर को साथ में, स्टोन के साथ में निकाल दिया जाता है, यही उसका ट्रीटमेंट है। गॉलब्लैडर क्या करता है, जब बाइल लीवर बनाता है तो वो बाइल आके गॉलब्लैडर में स्टोर हो जाता है, और जितने टाइम तक वो बाइल स्टोर रहता है वो गॉलब्लैडर का काम है उस बाइल को कॉन्सेंट्रेट करना। गॉलब्लैडर की कैपेसिटी होती है 30 to 50 ml नॉर्मली, और बाइल तो कंटिन्यूस सिक्रीट होता रहता है। अब वो कंटिन्यूस सिक्रीट होता रहेगा तो गॉलब्लैडर में उतनी जगह नहीं है, तो गॉलब्लैडर का काम होता है उस बाइल को कॉन्सेंट्रेट करना। बॉडी में अगर पर सरफेस एरिया में कॉन्सेंट्रेटिंग कोई ऑर्गन देखूं तो गॉलब्लैडर का कॉन्सेंट्रेटिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, और इसी कॉन्सेंट्रेटिंग जो इसकी प्रक्रिया हो रही होती है उस बीच तो गॉलब्लैडर में जो बाइल है, बाइल में कुछ सॉल्ट्स होते हैं, वो सॉल्ट्स और हमारे बॉडी में फ्लूइड है उसमें कोलेस्ट्रॉल मिल के वहाँ नीचे जमने लगता है। लेकिन जब हम खाना खाते हैं क्या होगा, गॉलब्लैडर पंप करेगा। क्यों पंप करेगा, क्योंकि जब हम खाना खाएंगे, खाना हमारे पेट से, जैसे ही पेट से इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में आएगा तो एक हार्मोन निकलता है। इंटेस्टाइन जो है वो ऐसा एक्टिविटी करती है कि एक हार्मोन निकलता है, और वो हार्मोन जो है गॉलब्लैडर की फंक्शनिंग को पंप कराता है। गॉलब्लैडर का काम है पंप करना, और उस फंक्शनिंग में जो गॉलब्लैडर है वो अपना बाइल जो है बाइल डक्ट में डाल देता है। लेकिन अगर ये फंक्शनिंग गॉलब्लैडर की खत्म हो जाए, अगर फंक्शनिंग गॉलब्लैडर की खत्म हो जाए, गॉलब्लैडर तो कंटिन्यूअस कॉन्सेंट्रेट कर रहा है बाइल को, तो क्या होगा, वो बाइल में जो सॉल्ट्स हैं वो छोटे छोटे सॉल्ट्स शुरू में रेत के कण की तरह होते हैं। लेकिन अगर गॉलब्लैडर बहुत लंबे टाइम तक काम ना करे तो वही छोटे छोटे कण एक दूसरे के ऊपर जमकर, जैसे आपने देखा होगा क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल्स पहले छोटे छोटे रेत के कण की तरह होते हैं, उसके बाद वही क्रिस्टल्स आपस में जुड़ के एक बड़ा स्टोन की तरह बना देते हैं। सेम यही प्रक्रिया हमारे गॉलब्लैडर में भी होती है कि जो छोटे छोटे रेत के कण की तरह सॉल्ट्स जो नीचे बैठे हैं वो जुड़ के कोलेस्ट्रॉल के साथ वो स्टोन बना देते हैं। तो स्टोन हमारे कुछ ऐसा नहीं कि हमने पथरी खाई और उससे वो पत्थर वहां आ गया। कैसे बना स्टोन? स्टोन गॉलब्लैडर ने ओवर सैचुरेट किया, ओवर कॉन्सेंट्रेट किया, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा था, और बहुत सारे कारण होते हैं। या कई बार पिगमेंट स्टोन होते हैं जो ब्लड की सेल्स के टूटने के बाद उसकी एक प्रोसेस के थ्रू बन जाते हैं पिगमेंट स्टोन। तो गॉलब्लैडर में स्टोन हमारे खाने से नहीं बनते हैं, शरीर में कुछ ना कुछ कहीं कमी चल रही होती है, कई गॉलब्लैडर के फंक्शंस खराब हो चुके होते हैं जिसकी वजह से वो स्टोन बनते हैं। तो गॉलब्लैडर स्टोन, अब अगर हम इसमें फोकस करें, गॉलब्लैडर स्टोन मान लीजिए उसके अंदर बन गए। अब आपको तो पता नहीं, ज़्यादातर लोगों को गॉलब्लैडर स्टोन पता लगता है फर्स्ट टाइम जब उनको पेन होता है। पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, पेशेंट को पेन कहाँ होता है, क्योंकि गॉलब्लैडर मैंने बताया कि राइट साइड में सिचुएटेड होता है। राइट साइड में जहाँ हमारा रिब केज, जहाँ हमारी पसलियाँ एंड होती हैं, गॉलब्लैडर वहीं प्रेजेंट होता है। तो यूजुअली जब भी पेशेंट आएंगे, अगर गॉलब्लैडर में सूजन होगी तो वो ऐसे आएंगे और वो पेन वो कंप्लेंट करेंगे कि डॉक्टर साहब पेन पीछे की तरफ भी जाता है और टच करने पे कुछ ज़्यादा सेंसेशन आती है। अगर
कई बार स्टोन ज़्यादा देर तक अटका रहता है तो ऐसे पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग की भी शिकायत हो सकती है। अगर स्टोन जो है 24 घंटे से ज़्यादा अटका रह गया तो कई बार उसमें इन्फेक्शन भी हो जाता है जिससे पेशेंट को फीवर आ सकता है। अगर कोई स्टोन खिसक गया तो वो जॉन्डिस हो सकता है। कैसे होगा ये सब चीज़? डॉक्टर साहब आप कैसे कह रहे हैं कि गॉलब्लैडर स्टोन है वो नीचे खिसक जाएगा? अरे वो तो नली में जाके निकल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये कोई किडनी का स्टोन नहीं है जो किडनी से पास हुआ और पेशाब के रास्ते निकल गया। ये पेशाब का रास्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी स्टोन यहाँ बनेंगे और अगर वो निकलेंगे, अगर वो छोटे स्टोन हैं और वो निकलने की कोशिश करते हैं तो वो पेशाब के रास्ते से नहीं निकलेंगे, वो यूरिन के थ्रू पास नहीं होंगे, वो आके नीचे अटक जाएंगे। कहाँ अटकेंगे? जहाँ पे इंटेस्टाइन में सीबीडी और पैनक्रियाज का जंक्शन है वो वहाँ अटक जाएंगे। और जब वो वहाँ अटकेंगे, क्योंकि जो बाइल का फ्लो था, नॉर्मल फ्लो, उसको होना चाहिए था नीचे। अब अगर उसका फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, जहाँ रुक गया फ्लो उसका, तो क्या होगा? वो बाइल शरीर में ब्लड में जाना शुरू हो जाएगा जिससे कि जॉन्डिस हो जाता है, जिसको हम पीलिया बोलते हैं। पीलिया ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। पीलिया जो है मेडिकल जॉन्डिस भी होता है, सर्जिकल जॉन्डिस भी होता है। सर्जिकल जॉन्डिस मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जो कि रुकावट की वजह से हुआ। वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि जब कोई स्टोन आके नीचे फंस जाए और बाइल का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए तो उसके थ्रू जो जॉन्डिस होता है इसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं, जिसके कारण पेशेंट को फीवर आना, उसको दर्द होना, उसको उल्टी होना, ये होता है। और ये जब स्टोन नीचे खिसकता है तो यूजुअली जो दर्द है वो बैक में जाता है। पेशेंट कहते हैं कि ये दर्द हमारा कमर में हो रहा है और जब हम उनके टेस्ट कराते हैं तो हमें मिलता है कि लीवर के एंजाइम सारे के सारे डिरेंज हो चुके हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, उसमें एंजाइम डिरेंज मिलते हैं तो हमें आइडिया मिलता है कि कोई ना कोई स्टोन नीचे खिसका है। दूसरी चीज़, अगर कोई स्टोन बड़ा हो वो नीचे पास नहीं होगा और वो आके गॉलब्लैडर की नेक में अटक जाएगा। गॉलब्लैडर अगर हम देखें तो उसका एक स्ट्रक्चर थैली की तरह है। थैली का मतलब है कि जब हम कोई थैला उठाते हैं तो उसके नीचे वाला पार्ट सबसे बड़ा होता है, फिर बॉडी स्ट्रक्चर आता है, फिर ऊपर उसकी नेक होती है जहां उसको पकड़ा जाता है। ऐसी गॉलब्लैडर में भी एक फंडस बोला जाता है, बीच के पार्ट को बॉडी बोला जाता है और जो नैरोएस्ट पार्ट होता है उसको नेक होता है। नेक से आगे वो डक्ट में स्टार्ट होता है। तो इन केस कोई स्टोन इतना बड़ा है जो गॉलब्लैडर की डक्ट से नीचे पास नहीं हुआ और गॉलब्लैडर की नेक में आके अटक गया तो क्या होगा? गॉलब्लैडर में स्वेलिंग आ जाएगी। स्टोन नीचे नहीं खिसकेगा लेकिन गॉलब्लैडर में स्वेलिंग आ जाएगी और उस समय पेशेंट को बहुत ज़्यादा यहाँ पेन होगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पेन होगा और वो पेन बैक में भी जाएगा। तो मेनली जो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं या तो वो स्टोन गॉलब्लैडर की नेक पे अटकने में पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं और उसमें गॉलब्लैडर बहुत ज़्यादा फूला हुआ होता है, या फिर पेशेंट जो प्रेजेंट करते हैं वो प्रेजेंट करते हैं गॉलब्लैडर स्टोन के खिसकने के बाद जिनमें जॉन्डिस हुआ होता है। कई बार कुछ पेशेंट को स्टोन जो है यूजुअली अल्ट्रासाउंड करने में पता लगता है कि उनके स्टोन है और वो स्टोन जो है सिम्टोमेटिक नहीं होते, एसिम्टोमेटिक। मतलब स्टोन ने जिसने कभी कुछ खराब आज तक कोई लक्षण तो दिया नहीं, कोई सिम्टम्स तो दिए नहीं, तो ऐसे स्टोन्स को एसिम्टोमेटिक स्टोन कहते हैं। तो लोग पूछते हैं कि क्या डॉक्टर साहब ऐसे स्टोन को ऑपरेट करना चाहिए? उस समय हमें क्वेश्चंस कुछ पूछने होते हैं पेशेंट से कि क्या आप डायबिटिक हैं या नहीं हैं। इन केस पेशेंट डायबिटिक है तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि अगर इसमें कोई स्टोन अटका तो डायबिटीज के केसेस में जब भी स्टोन अटकते हैं तो गॉलब्लैडर में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है और उस समय कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उस समय हम पेशेंट को ऑपरेट करने की सलाह देते हैं कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आप इस स्टोन को निकलवा दीजिए। दूसरी चीज़, हम स्टोन का साइज देखते हैं। अगर स्टोन का साइज मल्टीपल स्मॉल स्टोन्स हैं तो उसके खिसकने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अगर खिसकेगा तो नीचे आएगा और वो डक्ट में जाके फंस जाएगा जिसकी वजह से उसको जॉन्डिस हो जाएगा। तो ऐसे स्टोन भी आपको लॉन्ग टर्म में खराब कर सकते हैं, क्योंकि आज की जो लाइफ है हमारी वो एक सेडेंटरी लाइफ नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि हम अपने घर में रहते हों और हम कहीं पार्टी नहीं करते हों और हम कहीं बाहर नहीं जाते हों। ट्रैवलिंग बड़ी है, काम बड़ा है, जिसकी वजह से लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना बड़ा है। इन केस आपके गॉलब्लैडर में बहुत सारे स्टोन्स हैं और आप उसको निगलेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए आप आज यहाँ हैं दिल्ली में, आप यहाँ रहते हैं फरीदाबाद में, और कल आपको बेंगलोर जाना है और आपके गॉलब्लैडर में स्टोन है। आप वहाँ गए, किसी ऑफिस पर्पज से ही गए, आप वहाँ होटल में रुके, आपने होटल का खाना खाया जिसमें बहुत ज़्यादा कोई फैट था और आपका गॉलब्लैडर सडनली बहुत ज़ोर ज़ोर से पंप किया
उस समय आप अपने सिटी में नहीं हैं, उस पंप करने की वजह से जो छोटा स्टोन है स्लिप होके नली में आ गया। अब आप अपनी जगह पे भी नहीं हैं, आप अपनी फैमिली से दूर हैं और आप एक कॉम्प्लिकेशन के साथ बेंगलोर में बैठे हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या आप चाहेंगे कि ऐसा हो? नहीं। जिस डिजीज का इलाज इतना सीधा हो, इतना साधारण हो कि आप एक दिन में ठीक होके जा सकते हैं, उसको उन कॉम्प्लिकेशंस के लिए वेट करना क्या ये उचित होगा? मेरे हिसाब से नहीं होगा। तो गॉलस्टोन का साइज भी डिपेंड करता है कि आपको अगर एसिम्प्टोमेटिक स्टोन है तब भी क्या आपको ऑपरेशन कराना है या नहीं कराना है। कई बार एक गॉलस्टोन है जो 1 सेंटीमीटर का स्टोन है, वो पड़ा हुआ है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, तो हम कहते हैं कि ठीक है, आपको कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो स्टोन 2 या 2.5 सेंटीमीटर के आसपास का है, जिसने आज तक कभी आपको परेशान नहीं किया है, तब मैं आपको राय नहीं दूंगा कि आपको वो स्टोन के पेन होने की या कॉम्प्लिकेशन होने की वेट करनी है, क्योंकि गॉलब्लैडर स्टोन गॉलब्लैडर कैंसर के साथ भी एसोसिएटेड होते हैं। चाहे इंसिडेंस उनका 3% ही क्यों ना हो, लेकिन 100 में से 3 लोगों को अगर स्टोन 2.5 सेंटीमीटर से बड़ा होगा तो कैंसर होने के चांस होते हैं। जिनका जो इंसिडेंस है वो हमारे नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है। इसलिए ऐसा नहीं कि बड़ा स्टोन है वो प्रॉब्लम नहीं कर रहा है और उसको भी आप लेके बैठे हुए हैं। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि अगर गॉलब्लैडर में स्टोन है तो ऐसा मत करिए कि आप उनको लेके बैठे रहें या कोई किसी और अड़ोसी पड़ोसी से पूछ के उसका ट्रीटमेंट कर रहे हो। बेटर होगा कि किसी सर्जन को दिखाएं ताकि वो आपको सही तरीके से गाइड कर सके। अब अगर जैसे मैंने आपको बताया कि गॉलस्टोन कई बार नीचे खिसक जाते हैं और डक्ट में आ जाते हैं, तो ऐसे केसेस में क्या किया जाता है? अगर गॉलब्लैडर में ही स्टोन है तो सिंपल प्रोसीजर है कि आपको लैप्रोस्कोपिक तरीके से उसका ऑपरेशन होगा। लैप्रोस्कोपिक मतलब दूरबीन विधि से उसका ऑपरेशन हो जाएगा, जिसमें छोटे छोटे 3 या 4 होल होते हैं और एक ही दिन में आप अपनी डिजीज से छुटकारा पा सकते हैं, आप अपने घर जा सकते हैं। लेकिन अगर स्टोन खिसक जाए तो क्या होगा? हमारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट फर्स्ट जो खिसका हुआ स्टोन है उसको ERCP मतलब एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेरिक्योटोग्राफी करके एंडोस्कोपिक तरीके से आपके मुंह के जरिए जाके फूड पाइप के थ्रू स्टमक और छोटी आंत तक पहुंच के वो जो फंसा हुआ स्टोन है उसको निकालते हैं। और उसके बाद जो ये नली है इसमें एक स्टेंट डाल दिया जाता है ताकि नेक्स्ट स्टोन नहीं खिसके। और फिर इमीडिएटली मे बी नेक्स्ट डे और एक दिन और छोड़ के हम गॉलब्लैडर का ऑपरेशन करते हैं और फिर वो स्टेंट जो डाला गया है वो 2 से 3 हफ्ते ऑपरेशन के बाद निकाला जाता है। तो जो प्रोसेस एक दिन में खत्म होने वाला था अब वो प्रोसेस लंबा हो गया और कॉम्प्लिकेशन के चांसेस भी बढ़ गए, क्योंकि जो स्टोन नीचे खिसका था उसने पेनक्रेटाइटिस भी कर दिया। आने वाले टाइम में हम पेनक्रेटाइटिस के ऊपर भी एक आपको प्रेजेंटेशन देंगे ताकि आपको वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो जैसे मैं बता रहा था कि अगर हम स्टोन ट्रीट कराएं और लैप्रोस्कोपिक टेक्निक से कराएं तो वो एक दिन में ही आप रिकवर होकर अपने घर चले जाते हैं। पहले जो ऑपरेशन हुआ करते थे वो ओपन टेक्निक से होते थे, जिसको हम ओपन कोलेसिस्टेक्टमी बोलते थे। गॉलब्लैडर रिमूवल सर्जरी को कोलेसिस्टेक्टमी बोलते हैं और ओपन तरीके से मतलब कन्वेंशनल सर्जरी करके जो हमने ट्रीटमेंट किया दैट इज ओपन कोलेसिस्टेक्टमी, जिसमें यूजुअली पेशेंट को 5 से 6 दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता था और तब वो अपनी एक्टिविटीज कर सकते थे। लेकिन आजकल वही ऑपरेशन जो है वो लैप्रोस्कोपिक टेक्निक से होते हैं और दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक फॉर ट्रीटिंग गॉलब्लैडर स्टोन्स। क्या इसका फायदा है? आप सब समझ पाएंगे कि जो टेक्निक मिनिमल इन्वेजिव तरीके से हो रही है उसमें मिनिमल पेन होगा, मिनिमल स्कारिंग होगी और आपका हॉस्पिटल स्टे कम रहेगा। आप जल्दी एक्टिविटी करेंगे और अपने काम पे जल्दी जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि जो लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी के जो ड्रेसिंग साइट्स हैं वो ये 4 जगह पे ड्रेसिंग होती है, छोटे छोटे होल होते हैं। यूजुअली हम पेशेंट्स को सबक्यूटिकुलर सूचर्स लगा देते हैं। सबक्यूटिकुलर मतलब कि जो स्किन के नीचे डिसॉल्व होने वाले सूचर्स हैं जिसका माप नहीं आता है अगर कोई इन्फेक्टिव कंडीशन नहीं है तो। अगर इन्फेक्टिव कंडीशन होती है तो स्टेपलर्स फ्लैप्स लग जाते हैं जिससे कि उसकी वुंड हीलिंग हो जाती है और 1 वीक के बाद वो निकल जाते हैं। आई होप आपको आज जो हमने गॉलब्लैडर के बारे में आपको डिटेल्स बताई, अवेयर किया, वो आपको पसंद आया होगा और आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे इस प्रेजेंटेशन के थ्रू। और इन केस आपके अभी भी कोई डाउट्स हैं तो आप एशियन हॉस्पिटल में हमारी ओपीडी में आ सकते हैं और या फिर हमारा जब ये फेसबुक लाइव होगा या किसी भी चैनल के थ्रू आता है आप उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसके रिप्लाई करूँगा।
और मेरा बस इतना ही कहना है कि कभी भी गॉलब्लैडर स्टोन्स को आपको ऐसा नहीं समझना है कि हम इसको लेके बैठे रहेंगे और ये ठीक हो जाएगा, या हम बार बार अल्ट्रासाउंड करा के देखते रहेंगे, इसका साइज मेजर करते रहेंगे और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होगी तो डॉक्टर के पास जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। हम हमेशा आपके साथ हैं, आपके पास हैं और इजीली अवेलेबल हैं। तो आपको अपनी डिजीज़ को बजाय कि टालने के जल्दी ही डॉक्टर को दिखाना है और उसको क्योर करवाना है। धन्यवाद।